दोस्तों यहां पर अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द LC circuit, and we are going to do it first in the absence of any external source. So what we basically have is we have a simple capacitor, ठीक है, और यहां पर जो है मेरे पास एक बैटरी है, एक सिंपल बैटरी है मेरे पास, like this. This battery is a potential difference V. The capacitor has a capacitance of C, and we have an inductor over here. ठीक है? This is the switch position S1 and S2. ठीक है? क्या है? It was connected to S1 for a very long time. It was connected to S1 for a very long time. तो ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है उसको हम कंप्लीटली चार्ज मान सकते हैं टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, हाफ से इसको V नॉट ले लो, प्लस CV नॉट माइनस CV नॉट। ठीक है, नाउ यहां पर एक कंप्लीटली अनचार्ज्ड इंडक्टर जो है वो हमारा पड़ा हुआ है। अब इसको मैं यहां पर थ्रो करके भेज रहा हूं, ठीक है, इट इज थ्रोन टू S2 एज शोन at a t equals to 0. Analyze the circuit. एक बार जब मैंने इसको थ्रो करके दे दिया उसके बाद मेरा सर्किट में को एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें t इक्वल्स टू 0 पर जो हमारा सर्किट है, दैट सर्किट इज समथिंग लाइक दिस। आई हैव अ फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर लाइक दिस, राइट, और दिस इंडक्टर इज कंप्लीटली अनचार्ज्ड। सो फॉर द इंडक्टर इट इज एक्टिंग एज अ बैटरी, फॉर द इंडक्टर इट इज एक्टिंग एज अ बैटरी, एंड ऑब्वियसली बात है यहां से यहां पर चार्ज फ्लो होना चाहेगा, तो यहां पर एक करंट आई जो है वो मेरा दौड़ना अब चालू किया, एंड एट टाइम t इक्वल्स टू t इट हैज लॉस्ट सम चार्ज एंड इंडक्टर हैज गेन्ड सम करंट, तो सम फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू the magnetic energy inside the inductor. Inductor is basically a solenoid. So, minus Q ठीक है, and this is the inductor of inductance cell. Say the current be I. We are right now we are trying to grow the current, so inductor is trying to oppose it. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, so यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक जो है वो हमारा गेन है, तो CV नॉट माइनस Q बाई C, एंड यहां से यहां तक हमारा ड्रॉप है, and I is nothing but dq by dt. So what I get is V naught minus Q by C minus L d square Q by dt square, that is equals to 0. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा।
therefore what we get is L into d square q by dt square is equals to v naught minus q by c. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक दिमाग लगाते हैं. डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एल सी. सी वी नॉट माइनस क्यू एंड take this variable as z. Take this variable as z. So C V naught minus q equals to z. So what we get is minus d square q by dt square is a d square z by dt square. So the net equation that I'm going to obtain is d square z by dt square minus 1 by lc into z. Try to understand. This corresponds to SHM. SHM में क्या होता है? d square x by dt square equals to minus omega square into x. ठीक है, a is equals to minus omega square x. तो exactly वो सेम चीज को करस्पॉन्ड करता है या फिर नहीं? जवाब है जी हां. तो z का जो वैल्यू आ जाएगा, वी नो द सॉल्यूशन. दिस इज माय ओमेगा स्क्वायर. दिस इज माय ओमेगा स्क्वायर. सो z विल बी सम a इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव. This will give me the solution regarding it. I hope this part is perfectly understood. मेरे ख्याल से ये हमें ढंग से समझ में आ चुका है. इस पर कोई डाउट है तो पहले उस चीज को देखो. ठीक है, अच्छा. सो इसको अगर हम ढंग से लिखें, z जो है वो है मेरा cv नॉट माइनस क्यू. अच्छा, बेसिकली cv नॉट माइनस क्यू को ही तो मेरा टोटल चार्ज कैपिटल Q मान लो. सो कैपिटल Q विल बी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? ऑब्वियसली बात है, इट इज अ मैक्सिमम चार्ज. देखो, चार्ज जो है वो हमारा SHM कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, वो हमारा मैक्सिमम चार्ज को ही तो सिग्निफाई करेगा. तो a का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी डेफिनेटली CV नॉट. सो व्हाट वी गेट इज Q इक्वल्स टू CV नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5. नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 5. सिंपल सी बात है, एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियल चार्ज वॉज CV नॉट. तो साइन फाइव, तो फाइव जो है एकदम जनरल के बेसिक के लिए मैं ले सकता हूं 90 डिग्री. तो ये अगर हमारा 90 डिग्री है फाइव का वैल्यू, तो ऑब्वियसली बात है साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी विल बी नथिंग बट कॉस ओमेगा टी. सो व्हाट वी गेट इज
the total charge inside it is CV naught into cos omega t. यहां पे ओमेगा जो है that is equals to under root 1 by LC. And correspondingly, what will be the current? ध्यान देना, current I was a dq small q by dt. क्योंकि z जो है वही बेसिकली कैपिटल Q लिखा हूं मैं उसको. वी कैन क्लियरली सी वी हैव अ माइनस साइन ओवर इट. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू माइनस माइनस विल मेक इट प्लस सी वी नॉट ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. एंड दिस विल बी आई नॉट. तो करंट आई जो होगा वो दैट विल बी आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, तो जो मेरा चार्ज है वो मेरा कोसाइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. सो मैं एक टाइम पीरियड के लिए ड्रॉ कर रहा हूं चार्ज को. इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. एंड इफ वी सी द करंट, इट इज वेराइंग अकॉर्डिंग टू द साइन. सो द ग्राफ विल लुक लाइक, and the peak value is at I naught, and here it is minus I naught. तो Q और I का ग्राफ को पहले अंडरस्टैंड करो. एक अगर कोसाइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, दूसरा जो है हमारा साइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? एंड आई नो दैट इज नथिंग बट ए हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी. एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो इस वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ सी वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. राइट. और जो मेरा मैग्नेटिक एनर्जी है, यानी इंडक्टर के अंदर जो है, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट कम्स आउट आई नो इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल I naught square, that will be equals to C naught C square V naught square omega square into sine square omega t. ठीक है. Now if we see omega square का वैल्यू जो है वो है 1 by LC. तो यहां पर अगर मैं पुट करूंगा तो एक C तो हमारा कटेगा और एक L भी कटेगा. So this magnetic energy is coming out to be half C V naught square. तो दोस्तों, जो हमारा टोटल एनर्जी होगी, that will be the electrostatic energy plus the magnetic energy. And if you can see, यहां पे हाफ सी वी नॉट स्क्वायर है कॉस स्क्वायर और यहां पे हाफ सी वी नॉट स्क्वायर है साइन स्क्वायर. तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, जो हमारा टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू
हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी of the system is conserved। जो हमारा सिस्टम का टोटल एनर्जी होगी वो तो हमारा कंजर्व हो रही है। ध्यान देना हो क्या रहा है, पहले जो 0 से T/4 है यानी द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द साइकिल, Q0 हमारा कम हो रहा है, I हमारा बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू द मैग्नेटिक एनर्जी। नाउ फॉर द T/4 कैपेसिटर का पोलैरिटी भले ही बदल रहा है लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमारा इंक्रीज कर रहा है और करंट का मैग्नीट्यूड हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो T/4 से T/2 मैग्नेटिक एनर्जी is getting converted to electrostatic energy, and now the magnitude of charge is again decreasing and the magnitude of current is again increasing for the next quarter of the cycle। T/2 से 3T/4 electrostatic energy is getting converted to magnetic energy, and after that in the last 1/4 cycle again the magnitude of charge is increasing and the magnitude of current is decreasing। So T/4 to T सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो हमारा करंट और चार्ज का टाइम पीरियड है उसका आधा टाइम पीरियड यानी डबल फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, आधा टाइम पीरियड यानी डबल फ्रीक्वेंसी के साथ, आई एम राइटिंग इट डाउन, एनर्जी is oscillating, energy is oscillating with angular frequency of 2 omega, that is equals to 2 under root 1 by LC, ठीक है। It is oscillating with twice the angular frequency। इसका जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर्किट का अगर ओमेगा है तो एनर्जी जो है वो हमारा ऑसिलेट कर रहा है with an angular frequency of 2 omega। So that will be equals to 2 omega यानी 2 by under root LC between the electrostatic energy of capacitor and the magnetic energy of inductor। ऑब्वियसली बात है, ध्यान दो, as capacitor and inductor both are watless, no loss in energy, as a C and L both are watless, no loss in energy, total energy is conserved। जो हमारा सिस्टम का टोटल एनर्जी है वो डेफिनेटली हमारा कंजर्व हो रहा है, जो कि हम लोग साफ साफ देख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हर जगह पे जो एनर्जी का ऑसिलेशन है उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा जो सर्किट का ऑसिलेशन है उसके हमेशा 2 टाइम्स होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का
दोनों का जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है, सॉरी कैपिटल टी बाई 2 है, यानी पाई है। साइन थीटा और कॉस थीटा का होता है 2 पाई, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का होता है पाई। तो जो भी फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी का ऑसिलेशन का, वो हमेशा सर्किट के जो करंट या चार्ज का ऑसिलेशन है उसके फ्रीक्वेंसी का हमें डबल फ्रीक्वेंसी मिलती है। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ गया है, एंड दिस इज कॉल्ड LC ऑसिलेशन। ठीक है, it is exactly similar to SHM. It is exactly similar to SHM. If we consider a spring block system, ठीक है, this is the spring, this is the block. लॉजिकली सोचो, कैपेसिटर और इंडक्टर में कौन स्प्रिंग की तरह काम करेगा और कौन ब्लॉक की तरह। अच्छा, स्प्रिंग के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी स्टोरेबल नहीं होता है। एग्जैक्टली सिमिलरली जो कैपेसिटर का चार्ज वाला एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, वो हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो जब तक करंट है केवल तब तक है। करंट में जैसे ही विड्रॉ कर लूंगा तो मेरा एनर्जी भी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, दिस वन बिहेव्स एज स्प्रिंग, सॉरी कैपेसिटर, and this one behaves as inductor. This one behaves as capacitor and this one behaves as inductor, जो कि हम यहां पर देख सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, एक बेसिक LC ऑसिलेशन के बारे में जो चर्चाएं हैं वो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन LC ऑसिलेशन के ऊपर और थोड़ा विस्तार में चर्चा जो है वो मैं थोड़ी देर बाद करने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक कैपेसिटर है C और जिस पर चार्ज दिया हुआ है +Q और -Q। दूसरा और एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि इनिशियली अनचार्ज्ड है। दिस इज इंडक्टर L एज शोन। एट t इक्वल्स टू 0 ये वाला स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, तो किसी भी इंस्टेंट पे मैक्सिमम करंट का वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले एक बार इस बात को समझते हैं, क्या होगा इसमें कोई भी जनरल इंस्टेंट पे। ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर वाला कैपेसिटर जो है वो अपना चार्ज को लूज करना चाहेगा और जो हमारा इंडक्टर है वो जो हमारा दूसरा कैपेसिटर है वो चार्ज हमारा गेन करेगा। यानी व्हाट हैपेंस इज, ये वाले पे आ जाएगा +Q -Q, ये वाले पे आ जाएगा Q। ठीक है, आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम लगाते हुए मैं ये कह सकता हूं, करंट I सर्किट पे मैंने इस तरीके से जो है वो मान लिया। ठीक है, करंट I जो है वो मैंने सर्किट पे इस तरीके से मान लिया। अच्छा, करंट I जो है दैट इज नथिंग बट dQ/dt। सो अगर मैं KVL अप्लाई करूं, KVL अगर मैं अप्लाई करूं तो दोस्तों ध्यान देना, यहां से यहां तक गेन, यहां से यहां तक ड्रॉप। ठीक है, और यहां से यहां तक मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, मान लो। ठीक है, ये ग्रोथ ऑफ करंट करवाने का ट्राई कर रहा है, तो माइनस, ठीक है। So what we get is Q by C,
-2q बाई सी, ठीक है, सॉरी +2q बाई सी, क्या लिख रहा हूं, सॉरी, -L d²q बाई dt², that must be equals to 0, right? अंडरस्टूड? मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बढ़िया टेक्निक भी बता दूंगा, लेकिन पहले एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये मेरे पास केवीएल बनाया था मैंने, और उसके बाद मेरे पास ये आ गया है। तो मेरे पास जो आ गया है दैट इज L इंटू d²q बाई dt² इज इक्वल्स टू -1 बाई c 2q, इनफैक्ट इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, -2 बाई सी q माइनस कैपिटल Q बाई 2। अब एक काम करो, Q माइनस कैपिटल Q बाई 2 को Z मान लो, तो d²q बाई dt² हमारे पास आ जाएगा d²z बाई dt²। दो बार दोनों साइड को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। सो व्हाट आई गेट इज d²z बाई dt² इक्वल्स टू -2 बाई LC into Z. So again, this is similar to SHM, right? And हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 बाई LC, यानी ओमेगा आ जाएगा √2 बाई LC। सो ये हमारा ओमेगा आ गया इस वाले सर्किट का। यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं Z इक्वल्स टू कैपिटल A इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। So what we get is, what you obtain is Q minus Q by 2, that is equals to A sine omega t plus 5. Now try to understand, ये वाला साइड का मैक्सिमम वैल्यू है A, और स्मॉल q का जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड Q बाई 2। स्मॉल q का जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, सॉरी Q, स्मॉल q का, यानी राइट नाउ यहां पर जो है हमारे पास, अगर हम ध्यान दें यहां पर प्लस q और माइनस q है, कोई ना कोई एक इंस्टेंट आएगा जब इसका पूरा चार्ज यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये हमारा चार्जलेस होगा, यहां पर प्लस क्यू होगा और ये माइनस क्यू होगा, और स्मॉल क्यू का मिनिमम वैल्यू है 0 जो कि स्टार्टिंग में है। तो ये वाला साइड जो है दैट लाइज बिटवीन 0 टू कैपिटल Q, और ये वाला साइड जो है वो लाई करता है, और ये वाला साइड जो है वो हमारा लाई करता है बिटवीन प्लस A एंड माइनस A। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियस सी बात है A जो है दैट विल बी इक्वल्स टू Q बाई 2। ये जब माइनस Q बाई 2 होगा तो स्मॉल q 0 हो जाएगा,
और ये जब प्लस क्यू बाई टू होगा वहां पर डेफिनेटली हमारा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल क्यू. सो व्हाट वी गेट इज स्मॉल q is equals to q by 2 1 plus sine omega t plus phi. This is what we get. Now at t equals to 0, स्मॉल q अगर मेरा 0 है तो मैं ध्यान दूं 0 इक्वल्स टू q बाई 2 1 प्लस साइन फाई यानी तो जो चार्ज आएगा मेरा स्मॉल q साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, दैट इज माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, दैट इज कॉस ओमेगा टी. सो व्हाट वी गेट इज q इक्वल्स टू q बाई टू इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. उम्मीद है ये चीज हमें यहां पर समझ में आया है. एंड नाउ इफ यू ऑब्जर्व, जो हमारा करंट I होगा दैट विल बी dq बाई dt. एंड इफ आई डिफरेंशिएट तो यहां पर माइनस माइनस तो साइन में प्लस हो जाएगा, q बाई टू इंटू ओमेगा. तो I का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू q बाई टू I max will be q divided by under root 2 LC. I max का वैल्यू जो आएगा वो आएगा q बाई अंडर रूट 2 LC. ठीक है, अब एक काम करता हूं, हमारा इसके करस्पॉन्डिंग जो U मैग्नेटिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, that will be equals to half L into I max square. That will be equals to Q square by 4 LC. Sorry, 4C. This is the maximum magnetic energy that is introduced in it. और यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू है दैट इज नथिंग बट q स्क्वायर बाई 2c. तो मैक्सिमम, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व होगा, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक अगर ये है और इनिशियली तो हम जानते हैं करंट का वैल्यू डेफिनेटली हमारा 0 आएगा ही आएगा. तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी q स्क्वायर बाई 4c. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मिनिमम एनर्जी वाला सिनेरियो कब क्रिएट होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कब होगा, जब दिस इज इक्वल्स टू हाफ q बाई 2 का होल स्क्वायर बाई c, हाफ q बाई 2 का होल स्क्वायर बाई c होगा. यानी ये वाला चार्ज जब दोनों में हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा
वो वाले टाइम पे हमारा आई जो है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा और मैग्नेटिक एनर्जी हमारा मिनिमाइज्ड होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। मैं बिना कुछ ये सब करे भी इसका आंसर एक्चुअली 1 मिनट में निकाल सकता था। थिंक अबाउट इट। ये वाला सिनेरियो क्या है? आई हैव अ ब्लॉक विच इज एट रेस्ट and I have two springs. One is deformed, another one is completely undeformed, and now I have to find the maximum energy of the system. Sorry, maximum velocity of the system, yani maximum velocity of the block. Now try to understand. मैं अगर यहां पर एक सिनेरियो बनाता हूं, आई हैव अ ब्लॉक एट रेस्ट, क्योंकि दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, तो उसका एनालॉगस सिनेरियो के लिए मैं 2 सिमिलर ब्लॉक इंट्रोड्यूस करूंगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। वन ऑफ द स्प्रिंग्स इज अनडिफॉर्म्ड and this has a, say, compression equals to x naught. So try to understand. The maximum velocity occurs at the mean position. तो ये बेसिकली एक एक्सट्रीम पोजीशन है। इसका जो करस्पॉन्डिंग मीन पोजीशन होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हमारा दोनों स्प्रिंग में फोर्स जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, यानी जो ये एक्स नॉट का कॉम्प्रेशन है एट द मीन पोजीशन में, इसका भी कॉम्प्रेशन हो जाएगा एक्स नॉट बाई 2 और इसका भी कॉम्प्रेशन हो जाएगा एक्स नॉट बाई 2। Try to understand. This is the mean position, and at this position I am talking about Vmax. So basically from Q0 over here I am coming to Q by 2 Q by 2। अच्छा, बाय द वे अगर से दोनों कैपेसिटेंस सेम ना हो तो पोटेंशियल वो यहां पर जैसे मीन पोजीशन में सेम करेंगे। कैसे करेंगे? अगर मान लो K1 K2 होता तो क्या करते? देखो, मीन पोजीशन में इसका कॉम्प्रेशन x1 मान लो, इसका x2 मान लो, x1 प्लस x2 x0 तो होगा ही होगा, एंड K1 x1 मस्ट बी इक्वल्स टू K2 x2। तो जब हमारा करंट मैक्सिमाइज होगा तो वहां पर di बाई dt 0 है। एग्रीड? करंट अगर मैक्सिमा है तो I वर्सेस T का ग्राफ का मैक्सिमा आएगा, di बाई dt 0 होगा। यानी ये वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल और नीचे वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल, ये दोनों हमारा एग्जैक्टली सेम आने वाला है। और ये अगर एग्जैक्टली सेम आने वाला है दोस्तों, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली। दिस इज 0, सो Q1 by C1 will be Q2 by C2 with the given condition Q1 plus Q2 must be equals to Q। तो यहां पर भी जो आया था यहां पर भी एग्जैक्टली सेम आने वाला है। सो आई मैक्स के लिए यहां पर दोनों कैपेसिटेंस सेम है, तो Q0 से Q by 2 पर आओ, तो यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है दैट इज Q0 स्क्वायर बाई 2C, और यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो है Q स्क्वायर बाई 4C। सो सिंपली हम लिखेंगे हाफ L I0 स्क्वायर विल बी Q स्क्वायर बाई 4C। तो I0 का वैल्यू हो जाएगा Q बाई अंडर रूट 2LC।
तो सिंपली हम लोग बिना कुछ ये मैथमेटिकल एनालिसिस करे, देखो अगर चार्ज या करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है देन वी हैव टू डू दिस। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैथमेटिकली कैसे एनालाइज करना है वो हम सीख गए हैं, केवीएल मारो और केवीएल मार के आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर मैक्सिमम करंट, ठीक है, या फिर मान लो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये सब पूछा है, थिंक अबाउट द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एंड देन वी आर डन। तो एलसी ऑसिलेशन में इस प्रोफाइल के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर सिस्टम पे कोई नया इंडक्टर या फिर कोई नया कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वहां पर जो है किस तरीके से एनालाइज करना है, मेरे ख्याल से वो चीज हमें समझ में आ चुका है। ओके, तो दोस्तों एक क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो समझ में आया है या नहीं आया है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां पर जो है हमारा दो चार्ज कैपेसिटर है ऑफ C एंड 3C। इसको इनिशियली मैंने चार्ज कर दिया 2V0 पे, इसको इनिशियली मैंने चार्ज कर दिया 3V0 पे। द इंडक्टर L इज कंप्लीटली अनचार्ज्ड। नाउ द स्विच S इज क्लोज्ड। फाइंड द मैक्सिमम करंट व्हेन आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो क्या करेंगे, इनिशियल सिनेरियो को हम ड्रॉ करेंगे। इनिशियल क्या है, ध्यान देना, जो हमारा चार्जेस है, ये वाला प्लेट में कितना आएगा, लेफ्ट वाला प्लेट में +2CV0, ये था -2CV0, यहां पर कितना हो जाएगा 9CV0 -9CV0। This is the initial scenario, and try to understand according to the concept of isolated plate system। हमने सिस्टम को जो इफेक्टिव चार्ज दिए हैं वो है 7CV0। This is the concept of the isolated plate system। ठीक है, अच्छा फाइनल में जहां पर हमें Imax निकालना है, उस टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करूं, इंडक्टर के थ्रू जो है वो हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज Imax। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो हमारा डेल्टा VL होगा वो हमारा 0 होगा। तो ये वाले कैपेसिटर में चार्ज अगर Q1 है और ये वाले कैपेसिटर के अगर चार्ज Q2 है, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डेफिनेटली सेम आने वाला है, विद द गिवन कंडीशन Q1 plus Q2 must be equals to 7CV0। So what we get is Q1 by C, Q2 by 3C। तो 3Q1 equals to Q2। So what we get is Q1 equals to 7CV0 by 4। यहां पे पुट कर दो तो Q2 आ जाएगा 21CV0 by 4। ये हमारा दोनों को चार्ज है। तो दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का इनिशियल एनर्जी है, इट्स अ पैथेटिक वन, हाफ C इंटू 2V0 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3C इंटू 3V0 का होल स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी जो आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 27, सो दैट विल बी 31 CV0 square by 2। That is the initial energy, and at the time of final energy what we get is U electrostatic final
हाफ इंटू ये वाले के दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तो हमारा सेम ही होगा। कितना आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? 7v0/4, 7v0/4, तो हाफ c प्लस 3c इंटू 7v0/4 का होल स्क्वायर, तो दैट इज अ 4c यानी 2c इंटू 49v0/16, that is equals to 49cv0/8. So what I get is half L I0 square, that must be equals to the initial energy minus final energy. यहां पर बाई 8 कर लो तो यहां पर आ जाएगा 4, सो दैट विल बी 124 माइनस 49, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 75, वो तुम्हारे पास आ जाएगा 124, हाँ 75, राइट। सो L I0 square equals to 75 CV0 square by 4, तो जो हमारा मैक्सिमम करंट का वैल्यू आएगा दैट विल बी 5√3/2 V0 इंटू √c/L। तो मैक्सिमम करंट बेसिकली हम इस तरीके से एनालिसिस से निकालेंगे। हम पूरा डिफरेंशियल एलिमेंट को लेकर इंटीग्रेशन के थ्रू डेफिनेटली आगे प्रोसीड नहीं करने वाले हैं। ओके ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास 3 इंडक्टर है L का, और उसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस तरीके से। तो L जो है वो हमारा 1 हेनरी है, कैपेसिटेंस जो है वो है 1 μF। कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हमारा कैपेसिटर अनचार्ज था तो मैंने देखा जो तीनों इंडक्टर के ब्रांच पे जो करंट फ्लो कर रहे हैं दे आर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, दे आर ऑल फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सवाल यह है जो हमारा कैपेसिटर है उस पर मैक्सिमम चार्ज कितने होंगे, और दूसरा यह भी सवाल है जो ये जो तीनों ब्रांचेस है इस पर हमारा करंट कितना होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ध्यान देना। जो 3 इंडक्टर्स है, ठीक है, वो तीनों के तीनों इंडक्टर हम साफ साफ देख सकते हैं पैरेलल में है, और क्योंकि हमारा L भी सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इंस्टेंट पे di/dt आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो हमारा सेम होना ही पड़ेगा। तो तीनों इंडक्टर अगर पैरेलल में है तो तीनों L हमारा इक्वल होने के कारण तीनों के अक्रॉस जो di/dt होगा वो भी डेफिनेटली हमारा सेम जो है वो तो होना ही पड़ेगा। सो 1 एम्पियर वाला जो ब्रांच है उस पर किसी इंस्टेंट पे करंट अगर आई है, क्योंकि बदलेगा डेफिनेटली, बट तीनों का di/dt सेम है, तो सेम टाइम में जो इंक्रीमेंट होगा वो तो डेफिनेटली हमारा तीनों ब्रांच पे सेम होगा। यानी 2 एम्पियर वाले ब्रांच पर द करंट विल बी I+1, और 4 एम्पियर वाला ब्रांच पे द करंट विल बी I/3 एट एनी इंस्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों, जो हमारा मैग्नेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ L I² प्लस I+1 का स्क्वायर
प्लस आई प्लस 3 का स्क्वायर एट एन इंस्टेंट। एंड एल क्योंकि 1 दे रखा है, दैट विल बी हाफ 3i स्क्वायर प्लस 8i प्लस 10 एट एनी इंस्टेंट। और जो हमारा इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी है वो है हाफ एल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एल जो है उसका वैल्यू है 1, तो 16 प्लस 4 ये आ जाएगा मेरे पास 21/2 जूल। ध्यान दो, 21/2 प्लस 0 दैट मस्ट बी यू मैग्नेटिक प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर हमें चार्ज को मैक्सिमाइज करना है तो इसको डेफिनेटली मिनिमाइज करना पड़ेगा। सो इसको अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो सिंपल सी बात है, d बाई डी आई ऑफ 3i स्क्वायर प्लस 8i बाई 10 दैट मस्ट बी 0। एंड नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट 6i, differentiate, so I will come out to be minus 4/3। तो करंट जब -4/3 होगा कौन से वाले ब्रांच पे, 1 वाले ब्रांच पे, तब हमारा जो एनर्जी होगी वो मैग्नेटिक एनर्जी मिनिमाइज होगी। तो यू मैग्नेटिक का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, if I substitute, it will be 16/3 minus 32/3 plus 10। So if I see कितना आ रहा है ये मेरे पास, ये मेरे पास आ जा रहा है -16, यहाँ पे 30 आएगा। So this is coming out to be equals to 7/3। ठीक है, ध्यान दो, यहां पे 30 होगा तो यहां पे -2, हाँ ठीक है, 7/3 जूल इज द मिनिमम मैग्नेटिक एनर्जी और इनिशियल है 21/2। तो ऑब्वियस सी बात है, हाफ Q0 स्क्वायर बाई सी विल बी 21/2 माइनस 7/3, 63 minus 14, 49/6। तो Q0 स्क्वायर का वैल्यू होगा C इंटू 49/3। C का वैल्यू है कितना, C का वैल्यू है 10⁻⁻6। सो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज आएगा that will be simply 7/√3 into 10⁻³ कूलम्ब। अच्छा, अब सवाल यह है, जो वापस कब जो है हमारा इन सारे के सारे ब्रांचेस में जो है मेरा करंट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। तो ध्यान दो, कभी ना कभी ये वाले हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो अभी जो ऊपर है वो वापस नीचे फ्लिप करने वाला है। हाँ, अभी भी रिलेशन वो रहेगा i+1 i+3। तो ये जो मैग्नेटिक एनर्जी मेरा इनिशियल वैल्यू है 21/2, वापस कभी ना कभी कैपेसिटर तो डिस्चार्ज होगा ही होगा। तो दोस्तों ध्यान दो, हाफ एल इंटू जो हमारा वैल्यू है 3i स्क्वायर प्लस 8i प्लस 10, ये जो है ये मेरा
वापस कभी ना कभी 21/2 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि इट्स अ क्वाड्रेटिक रिलेशन। उसका एक सॉल्यूशन मैं जानता हूं 1 to 4 है, बट इसका डेफिनेटली और एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जो सॉल्यूशन हमें मैक्सिमम करंट डेफिनेटली देने वाला है, राइट? अंडरस्टूड? अच्छा, बाय द वे, मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम हमें देखना है, मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम हमें देखना है, राइट? लेट्स सी, L is 1, so 3i square plus 8i minus 11 will be equals to 0. ये आ जाएगा मेरे पास। So what we get is 3i plus 11 into I minus 1 equals to 0. तो I equals to 1 या फिर I equals to -11/3. So magnitude wise -11/3 definitely बड़ा है 1 से। So this is the second solution. वापस उस पोजीशन पे कैपेसिटर जो है वो मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसका दो सॉल्यूशंस है, एक तो दे रखा था मैं 1 to 4 वाला, दूसरा जो हमारा सॉल्यूशंस है वो है हमारा -11/3 -8/3 and -2/3 ampere. So these are the values जो हमें दूसरा एक मिलने वाला है, ठीक है? So this gives me the current, right? And LC oscillation का बेसिक जो बातें हैं वो मेरे ख्याल से यहां पर समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास एक LC सर्किट है और उस LC सर्किट में एक एक्सटर्नल जो है वो हमारा सोर्स लगा हुआ है, ठीक है? तो सवाल ये है, जो ये वाले सर्किट पे करंट कितना होगा, पावर कितना होगा, ये सारे सवाल का हमें जवाब देना है, ठीक है? तो लेट्स सी, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है? मैंने इस तरीके से ले लिया, ड्रॉप that can be written as V0 sin omega t, ठीक है? ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड यहां पर जो मैं लिख सकता हूं वो है L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। दोस्तों, ये वाला जो इक्वेशन है ये अब तक हम लोगों ने कभी भी सामना नहीं किए हैं। देखो, अगर यहां पर ये वाला कोई टी इंडिपेंडेंट टर्म होता फिर तो हम उसको हैंडल कर लेते। दिस इज बेसिकली आवर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करने की औकात तो नहीं रखते हैं, बट इस पर एक बात तो है इंपॉर्टेंट। अगर हम ध्यान दें इस पर, देखो इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा, क्योंकि Q को दो बार डिफरेंशिएट करने पर डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर होता है, तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, जो हमारा Q होगा मैं उसको इस तरीके से ले सकता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं यहां से इनफैक्ट ये भी बोल सकता था डायरेक्टली, जो मेरा फाई डेफिनेटली 0 होगा, बट ये वाला सॉल्यूशन तो मैं डेफिनेटली मान सकता हूं। दिस इज कॉल्ड द ट्रायल सॉल्यूशन। So the trial solution we take is Q equals to Q0 sin omega t plus phi
इसको सॉल्व करने का यही टेक्निक होता है, जैसे वहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर मैंने सिखाया था, क्योंकि यहां एक साइन का टर्म है, तो उसके करस्पॉन्डिंग दिस इज गोइंग टू बी द ट्रायल सॉल्यूशन। दोस्तों ये मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये मानना पड़ेगा। तो ये वाला ट्रायल सॉल्यूशन पे अगर हम ध्यान दें, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट ओमेगा माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. So what we get is minus L Q naught omega square sine of omega t plus phi plus Q naught by C sine of omega t plus phi will be equals to Q naught sine of omega t. V naught sine of omega t. And this should give this. This should give this for all possible values of t. यानी इसमें मुझे t को सॉल्व करके नहीं निकालना है, ये मेरा ट्रायल सॉल्यूशन है, मैं क्लेम कर रहा हूं ये इसका सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हर इंस्टेंट पे इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने इसको पहले इसमें सब्स्टिट्यूट किया, और दिस नाउ शुड बी एन आइडेंटिटी। तो ध्यान दो, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इंटू 1 बाई सी, ठीक है, क्यू नॉट बाई सी माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर एल, दिस शुड बी वी नॉट साइन ओमेगा टी फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी. दिस शुड बी दिस फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी. अगर हर टी के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं कोएफिशिएंट्स को कोएफिशिएंट्स के साथ कंपेयर कर रहा हूं और साइन वाले टर्म को साइन के साथ। तो पहली बात, फाई मेरा 0 होना चाहिए, ये बात तो ऑब्वियस है। और दूसरा, क्यू नॉट 1 बाई सी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल should be equals to V naught. So I have obtained the relation. So our trial solution is valid for a particular phi. So Q will come out to be V naught 1 by C minus omega square L into sine of omega t. This is the charge Q at a general instant. तो अगर करंट निकालने के लिए कोई बोलेगा, करंट I is nothing but dq by dt, that is V naught omega 1 by C minus cos omega t. So this is V naught 1 by omega C minus omega L cos of omega t. वाओ, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, फेजर कर रहा हूं मैं, ठीक है, पता नहीं क्या है, बट जो मैं फेजर कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग भी तो मेरे ख्याल से यही आना चाहिए था। एक बार उस चीज को रियलाइज करो। इसको मैं थोड़ा और ढंग से बताता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नथिंग बट एक्सी, दिस इज नथिंग बट एक्सएल।
ठीक है। अच्छा, अगर 1/ωc ग्रेटर देन 1/ωL हो, सो दैट विल बी V0। ये हमारा पॉजिटिव है, और ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो cos ωt हमारा एज इट इज रहेगा, यानी I को मैं ऐसे लिखूंगा V0 बाई 1/ωc माइनस 1/ωL cos ऑफ ωt प्लस π/2, राइट, सॉरी, साइन ऑफ। समझ में आया? यानी इस केस में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ π/2। करंट हियर लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ π/2, जैसे कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरा पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, यानी 1/ωc इज लेस देन ωL, सो दैट सिंपली इंप्लाइज 1/ωc माइनस ωL, ये हमारा एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो इन दैट केस ये हमारा एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो एक्चुअल में जब मैं वैल्यू लिखूंगा, मान लो ये -2 है, तो -V0/2 cos ωt लिखूंगा। अगर मुझे उसको पॉजिटिव के टर्म में लिखना है, यानी ऑब्वियसली बात है, यहां पे I को तो मैं लिखूंगा इस तरीके से V0 ωL माइनस 1/ωc, यहां पर मैं लिखूंगा माइनस कॉस ऑफ ωt। और माइनस कॉस ऑफ ωt को लिखने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जो मैं I लिखूंगा दैट विल बी V0 ωL माइनस 1/ωc साइन ऑफ ωt माइनस π/2। ये हमारा डेफिनेटली होने वाला है। सो दोस्तों ध्यान देना, अब यहां पर करंट लैग्स वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ π/2। current lags the voltage by a phase of π/2। What's going on? यहां पर फेजर में कहीं पर रेजिस्टेंस का टर्म नहीं है, तो ये अगर मेरा अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्शन है, 1/ωc ऐसा है, 1/ωL इस तरीके से है, तो ऑब्वियस बात है करंट जो है वो तो हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। यहां पर 1/ωc बड़ा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा इस डायरेक्शन में, यानी 90 डिग्री का लीडिंग पोजीशन में आएगा 1/ωc माइनस ωL। ऑन द अदर हैंड अगर हमारा उल्टा सिचुएशन है, यानी 1/ωc छोटा है और ωL हमारा बड़ा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट पोजीशन आएगा, देखो 90 डिग्री में तो अभी भी आएगा,
बट रिएक्टेंस जो आएगा दैट विल बी now the current will lag. So current will always have a phase of pi by 2 as shown. So obvious सी बात है, phase difference अगर हमारा pi by 2 है तो expected power factor 0 होना चाहिए. देखते हैं आ रहा है या नहीं. जो हमारा power instantaneous आएगा, so this is basically my I naught term. ठीक है, so it is simply V naught I naught sin omega t cos omega t, that is equals to V naught I naught by 2 into sine of 2 omega t. This is the instantaneous power. So जो हमारा एवरेज पावर होगा that will be P instantaneous dt, that will be equals to 0. The average power is equals to 0, जो कि साइन ओमेगा 2 ओमेगा टी का डेफिनेटली 0 आता है. वी नो, बहुत बार बातचीत कर चुका हूं. ऑब्वियस सी बात है, बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर whatless. इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के दोनों जो है वो हमारा वॉटलेस एलिमेंट्स है एज शोन. ठीक है, तो एवरेज पावर जो सर्किट में डिसिपिटेट हो रहा है वो डेफिनेटली हमारा 0 हो रहा है. सो दिस इज अ मोर लाइक अ फोर्स्ड एसएचएम. हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इस पर हमारा जो डिसिपिटिव टर्म होता है वो डिसिपिटिव टर्म नहीं है. दिस इज मोर लाइक अ फोर्स्ड एसएचएम एज वी कैन सी. दोस्तों एक चीज ध्यान दो, जो हमारा आई नॉट है दैट इज वी नॉट बाई ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का मॉड. दैट इज माई आई नॉट. ठीक है, एंड अगर मान लो मैं यहां पर ध्यान दूं, एक स्पेशल टर्म होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर, और वो ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है 1 बाई एल सी. ठीक है, उसका स्पेशल टर्म होता है कितना, जो हमारा सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो होता है 1 बाई अंडर रूट एल सी, जो हम लोगों ने एल सी ऑसिलेशन में देखे थे. ये है हमारा जो एक्सटर्नल सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी. ओमेगा नॉट सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. तो ध्यान देना दोस्तों, जो अगर मैं आई नॉट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, सो जब मेरा ओमेगा नॉट हो जाएगा, अगर हमारा ओमेगा नॉट हो जाए यानी 1 बाई अंडर रूट एल सी, प्लीज ट्राई टू रियलाइज दिस टर्म विल बिकम 0. यानी आई नॉट जो है यहां पर हमारा इनफाइनाइट करंट हो जाएगा. यानी पीक वैल्यू जो है वो हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा. और पीक वैल्यू इनफाइनाइट बन जाने का मतलब ये होता है, ध्यान दो, वी हैव अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट. अगर ओमेगा का वैल्यू बहुत छोटा है तो 1 बाई ओमेगा सी के कारण जो आई नॉट का वैल्यू होगा वो प्रैक्टिकली 0 होगा. एंड ओमेगा अगर बहुत बड़ा होगा तो ओमेगा एल के कारण प्रैक्टिकली 0 होगा. सो ध्यान देना, एट ओमेगा नॉट द ग्राफ विल शूट लाइक इनफाइनाइट करंट. बढ़ते 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 जो हमारा मैक्सिमम करंट आई नॉट हो जाएगा
वो प्रैक्टिकली हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस कंडीशन। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस कंडीशन। तो दोस्तों, अब हम लोग फिलहाल सारे के सारे जो बेसिक लेवल ऑफ सर्किट्स हैं वो हैंडल कर चुके हैं। प्योर आर, प्योर सी, प्योर एल, कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी, कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल, और एल एंड सी का दो प्रकार की कॉम्बिनेशन, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स एंड विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। तो अब हम लोग इस पोजीशन में हैं जो कि हम सर्किट को अब प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें, यानी अब हम लोग रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर इन तीनों को साथ में ऐड करने वाले हैं। और इन तीनों को जब हम साथ में ऐड करेंगे, आइदर दे विल बी एडेड इन सीरीज और दे विल बी एडेड इन पैरेलल। उसके अंदर पैरेलल जो है वो स्ट्रिक्टली बात करें तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। जेई एडवांस में डेफिनेटली आ सकता है, मेन पे या फिर नीट पे नहीं आना चाहिए। नीट पे तो नहीं आएगा, वो ऑब्वियस है। नीट के लिए एनसीईआरटी इज मच मोर देन सफिशिएंट, मच मोर देन सफिशिएंट। बाकी एडवांस में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो हम पैरेलल सर्किट के रिगार्डिंग भी बातचीत करेंगे। जो फेजर को मोटे मोटे तौर पे अभी हम समझे हैं, वही वाला फेजर को हम बहुत ज्यादा विस्तार में पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सीरीज LCR कॉम्बिनेशन।